नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी ई पाठशाला पर। मैं यादवेंद्र आप सभी प्रतियोगी भाइयों एवं सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। साइंस के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के विषय में। कब और किस स्थिति में किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज हम अपने टॉपिक पर। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जी हाँ, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमारे पास अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनता है, कैसे बनता है, उसका आकार कैसा होता है, इन सभी के विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, तो उसकी इमेज वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है। तो हमारा जवाब क्या है? दर्पण व वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। दर्पण और वस्तु के बीच में जो दूरी है, इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी। तो वस्तु के भिन्न भिन्न स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति का विवरण निम्नलिखित है। अब हम यहाँ पर सभी स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे इसमें हम अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाली प्रमुख 6 स्थितियों पर चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक दर्पण दिया है और ये हमारा एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर रखी गई है? जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो हमारा सेंटर पॉइंट C हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फोकस F हो जाएगा। इसके बाद में हमारी वस्तु यहाँ पर रखी है या यहाँ पर रखी है या यहाँ पर रखी है, तो इसके इमेज, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, इन सभी की चर्चा हम करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसके बाद आगे हम अपने इस अध्याय में अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की फर्स्ट कंडीशन पे। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। मीन्स मिरर हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा सेंटर पॉइंट C हो गया, ये हमारा फोकस F हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखी है? तो कंडीशन क्या है? वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। मीन माना यहाँ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पर है? इनफाइनाइट यानी कि अनंत दूरी पर स्थित है। तो इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसे बनेगी, कहाँ पर बनेगी, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इसको हम पूरी तरह से समझते हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तल में यानी कि फोकस पॉइंट F पर, फोकस तल में वास्तविक जो इमेज बनेगी वो वास्तविक होगी हमारे पास। उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारी अगर बड़ी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज जो बनेगी, बहुत ही सूक्ष्म होगी, एक बिंदु की जैसे एक छोटा सा आकार होगा। इसका किरण आरेख इस प्रकार से है, तो इसका किरण आरेख कैसा होगा ये हम देखते हैं। जैसे हमारे पास ये फिगर आप देख सकते हैं, ये हमें एक अवतल दर्पण दिखाया गया है, ये हमारी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है, यहीं पर हमें पॉइंट P दिखाया गया है, ये हमारा पॉइंट P यानी कि पोल ध्रुव हो गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट C हो गया और ये आपका फोकस F हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रकाश की किरण, क्योंकि जो वस्तु हमारी है वो कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे है, यहाँ पे हो सकती है कहीं पे अनंत दूरी पर रखी है। अब अनंत दूरी पर रखी जो वस्तु है उससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो इस प्रकार से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समांतर गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती हैं, यहाँ पर पड़ती हैं। जब ये किरणें इस मिरर पर आपतित होती हैं तो हमने पढ़ रखा है कि जब भी कोई किरण दर्पण पर पड़ेगी
तो उसमें परावर्तन की घटना होगी। तो परावर्तन के बाद ये किरणें परावर्तित होकर किस बिंदु से जा रही हैं ये हमें देखना होगा। तो देखिए ये किरण जो है दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जब परावर्तित होकर लौटती है तो पॉइंट F यानी कि फोकस से होकर गुजर रही है। इस किरण को भी देखें तो ये भी पॉइंट F से होकर गुजर रही है। एक किरण ये हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर ही जा रही थी तो वापस वहीं से लौट रही है। तो हमने ये देखा, निष्कर्ष निकाला कि परावर्तन के बाद सभी किरणें कहां से होकर गुजर रही हैं, केवल और केवल एक पॉइंट हो, वो पॉइंट क्या है F यानी कि फोकस से होकर गुजर रही हैं। तो जितनी भी हमारे पास आपतित होने वाली किरण थी दर्पण पर जो पड़ रही थी वो सभी की सभी परावर्तित होने के बाद फोकस F से होकर गुजर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो इमेज है वो फोकस F पर ही बनेगा। तो ये हमने इसको अच्छे से समझा कि हमारे पास अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, पॉइंट F यानी कि फोकस F पर बनेगा। और इसका आकार कैसा होगा, क्योंकि ये एक बिंदु जैसा ही यहाँ पर मिल रहा है इसलिए इसका आकार बहुत ही छोटा, वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा होगा, एक बिंदु के जैसा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, देखते हैं दूसरी स्थिति क्या होगी। जी हाँ, हम आ गए हैं स्थिति नंबर 2 पर यानी कि कंडीशन नंबर 2 पर। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है अब वो इनफाइनाइट पर ना होकर इनफाइनाइट व वक्रता केंद्र इन दोनों के बीच में कहीं पर रखी हो, तब क्या होगा। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, जी हाँ, ये हमने माना कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल P हो गया, सेंटर पॉइंट C हो गया और आपका फोकस पॉइंट F हो गया। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ यानी कि इनफाइनाइट पर नहीं है और ना ही सेंटर पॉइंट C पे है, इन दोनों के मध्य कहीं पर हो सकती है। हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। मीन्स इनफाइनाइट और सेंटर पॉइंट के बीच में हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे मान लिया हमने कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं पर रखी हुई है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो इसकी जो इमेज क्रिएट हो रही है वो कहाँ बन रही है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं हो सकता है वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यानी इन्हीं दोनों के मध्य में कहीं ना कहीं पर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्रिएट होगी। फिर दिया है यह इमेज उल्टी होगी, वस्तु से छोटी भी होगी। इसका किरण आरेख इस प्रकार है। तो देख लेते हैं इसका किरण आरेख किस प्रकार से होगा। जैसे कि ये हमारे पास एक फिगर दिया है। अब देखिए ये आपका सेंटर पॉइंट C है और इस सेंटर पॉइंट C से इस साइड में यहाँ हमारा कहीं पे भी इनफाइनाइट हो सकता है। अब जो हमारी ऑब्जेक्ट है इन दोनों के मध्य में यहाँ पर रखी गई है, ये हमारी ऑब्जेक्ट AB है। अब हम ये देख रहे हैं कि वस्तु जो AB है इससे चलने वाली प्रकाश किरण जब ये दर्पण पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद ये फोकस F से होकर जाती है। इसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद यह वीडियो देखें, तब ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। हमने इसमें पढ़ाया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, समांतर, जैसे ये किरण है AM, तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है।
तो जब भी ऐसी कोई घटना होगी या कोई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तित होने के बाद वह सदैव फोकस F से होकर ही गुजरती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ये किरण है परावर्तित होकर F से ही जा रही है, F से होकर ही गुजर रही है। तो ये हमारी पहली प्रकाश किरण हुई। उसके बाद हमने क्या देखा, दूसरी प्रकाश किरण ये जो वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है और जब ये दर्पण पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद यह पुनः अपने ही मार्ग से वापस जा रही है। इसके विषय में भी हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। वहां बताया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो परावर्तित होने के बाद वह अपने मार्ग से ही वापस जाएगी। तो इन दोनों कंडीशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी और ये पॉइंट हमारा वहीं से निकल के आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये किरण F से जा रही है और ये भी किरण जब आती है और परावर्तित होकर जाती है तो दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर कट करती हैं, काटती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं। तो वो हमारे पास किस जगह पे मिल रही हैं, हमने देखा ये पॉइंट यहाँ पर है जहां पर दोनों किरणें परावर्तित होने के बाद एक दूसरे से मिलती हैं, यानी कि यही वो बिंदु होगा जहां पर हमारी ऑब्जेक्ट क्या होगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्रिएट होगी, वो उसका जो प्रतिबिंब है बनेगा। यानी कि ये हमारा प्रतिबिंब क्या हो गया, वस्तु A और B का प्रतिबिंब यहाँ पर हमने A डैश और B डैश प्राप्त किया। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अन्य कंडीशन पर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल पर अभी आपको आगे क्लास 10th 12th की फिजिक्स, मैथ्स, इन सभी विषयों की क्लासें बहुत ही शीघ्र आपको देखने को मिलेंगी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग आपके अपने चैनल, अपनी ई पाठशाला को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।